नमस्कार बच्चों, बीडेन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की जो कालांश है उस कालांश में हमने समास और समास के भेद, समास की परिभाषा और अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए जो अगला समास है अपना तत्पुरुष समास, उस समास का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास सबसे पहले कहते किसे हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो इस समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास जो है, इस समास में जो प्रथम पद है, पहला पद गौण होता है, दूसरा पद इसका मुख्य होता है। क्या होगा? प्रथम पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान। पहला पद जो है वो इसमें गौण होता है और दूसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है। तो परिभाषा अगर देखें तो वह समास जिसमें प्रथम पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। और साथ में ही इसमें क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं उन कारक चिन्हों का इसमें लोप हो जाता है। क्या होता है? कारक जो चिन्ह है उन कारक चिन्हों का लोप, कारक चिन्हों का इनमें लोप हो जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सिर्फ 6 कारक चिन्ह, 6 कारकों का ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। जो 6 कारक हैं उन 6 कारकों का ही प्रयोग होता है। कारक 8 होते हैं लेकिन इसमें 6 कारक जो है 6 कारकों का ही प्रयोग होता है। मतलब सीधी सी बात है, एक तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर ठीक है। कर्ता और संबोधन को अगर हम छोड़ दें तो कारक हो जाते हैं 6। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का कि अधिकरण में पर पे संबोधन हे अरे रे। ये 6 8 कारक हैं। 8 कारकों में अगर हम कर्ता और संबोधन को छोड़ दें तो 6 कारक ही शेष बचते हैं। और इन 6 कारकों के साथ ही इस समास जो है, इस तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। 6 कारकों के साथ ही 6 कारकों के कारण ही इस समास के 6 भेद किए जाते हैं, ठीक है। 6 कारक जो हैं उन 6 कारकों के साथ ही समास के भी 6 भेद किए जाते हैं, जिनमें पहला कारक जो है वो है कर्म तत्पुरुष समास। पहला कारक जो है, भेद जो है वो है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? को
विभक्ति का लोप। ठीक है, को विभक्ति जो है उस को विभक्ति का इसमें लोप होता है। जैसे ग्रामगत। ठीक है, जैसे ग्रामगत, ग्रामगत। अब इसका समास विग्रह हम करते हैं तो उसका अर्थ होगा ग्राम को गत। ठीक है, को विभक्ति का लोप हो जाता है। ग्रामगत, ग्राम को गत, अर्थात गांव को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गत, गांव को गया हुआ। या पद प्राप्त, इसका भी समास विग्रह हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पद को प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। ठीक है, तो वह समास जिसमें को विभक्ति का लोप होता है वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। को विभक्ति का लोप जहां पर होता है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखें, दूसरा इसका अगर भेद देखें तो वो होगा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से विभक्ति का लोप इसमें हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे 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 भावपूर्ण शब्द, जो मनोभाव है, मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव है वो पूर्ण हो चुके हैं। किससे? भाव से। तो इसका समास विग्रह हम करेंगे तो भाव से पूर्ण। ठीक है, भाव से पूर्ण हो गए। दूसरा देखते हैं, अगर उदाहरण हम देखें, बाणाहत। अब इसका पहले समास विग्रह करना है। बाण आहत, संधि विच्छेद करेंगे। बाण आहत, अब बाण के लिए घायल हुआ है, बाण को से घायल हुआ है या बाण से घायल हुआ है। तो बाणा आहत मतलब बाण से आहत। आहत होता है घायल होना, आहत का अर्थ होता है घायल। तो बाण से घायल हुआ है, तो ठीक है, वही है से, विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखें, तीसरा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, फिर देखते हैं संप्रदान। फिर है संप्रदान, संप्रदान वही है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसमें हो गया के लिए। ठीक है, वही देखते हैं, उदाहरण के रूप में हम देखें तो संप्रदान के लिए। ठीक है, अब गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा ये शब्द है। अब देखिएगा, गुरु दक्षिणा किसके लिए? जो छात्र जो हैं वो अपने गुरु को दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गुरु को दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा, गुरु में दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो क्योंकि दक्षिणा जो है हम किसके लिए लेके जा रहे हैं? अपने गुरु के लिए। दक्षिणा जो है हम अपने गुरु के लिए लेके जा रहे हैं। तो सही समास विग्रह अगर इसका होगा तो वो होगा गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा है तो गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, अब एक और देखते हैं इसी में,
एक उदाहरण और देखते हैं। राह खर्च। राह होती है रास्ता। अगर हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी दूर स्थान पर, दुर्गम स्थान पर या दूर स्थान पर जाते हैं, ठीक है, तो जाते समय बीच में इतना लंबा सफर होता है जिसके लिए कि हमें कुछ खाने की, कुछ पीने की आवश्यकता होती है, और उनको खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे जो हैं उसकी जरूरत होती है। तो अर्थात जिसे हम राह खर्च कहते हैं। तो राह के लिए खर्च, राह से खर्च नहीं होगा, राह में खर्च नहीं होगा, राह के लिए खर्च, अर्थात जो रास्ता है उस रास्ते के लिए जो खर्च है वो हमें चाहिए। तो राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, ठीक है, वही है के लिए, इसमें के लिए, ठीक है। तो कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया। अब देखते हैं हम चौथा कारक है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, वही है, कर्ता को छोड़ देते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अब इसमें भी से है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए? पृथक होने या अलग होने के योग में, अलग होने के योग में हम करते हैं। से है करण के अनुसार, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो हम अलग होने के योग में करते हैं। पृथक, कोई भी चीज कहीं से अलग होती है, किसी चीज से अलग होती है, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देश निकाला, ठीक है, अब इसका समास विग्रह करते हैं, किससे अलग हो रहा है? देश, ठीक है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष न करके, करण तत्पुरुष न करके इसमें अपादान तत्पुरुष करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देश से अलग हो रहा है, देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाला, हो गया। अब इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट या पथ से अलग हुआ है, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग। पथ होता है रास्ता, रास्ते से भ्रष्ट हो गया है, रास्ते से ये अलग हो गया है, रास्ते से भटक गया है, रास्ते से अलग हो गया है। जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते से न जाकर किसी दूसरी राह इसने पकड़ ली है, अर्थात मुख्य जो मार्ग है, मुख्य जो रास्ता है, उस रास्ते से ये अलग हो गया है। पांचवा हम देखें तो वो संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में क्या होगा? वही का के की, ठीक है, का के की वही होगा, ठीक है। संबंध में का के की, रा रे री, ठीक है, उसके अनुसार हम करेंगे। तो उदाहरण के रूप में हम देखें गंगा जल। गंगा जल, तो इसका और इसका आपस में क्या है? संबंध है। तो क्या करेंगे? गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। दूसरा देखें नगर सेठ। एक शब्द है नगर सेठ। नगर होता है गांव और सेठ होता है सेठ, उसमें रहने वाला जो सेठ है। तो इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? नगर का सेठ, ठीक है। क्या होता है इसमें? संबंध जो है, संबंध बताया जाता है। एक व्यक्ति जो है का संबंध दूसरे व्यक्ति से, एक वस्तु जो है उस वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से। तो का के की संबंध आ गया। उसके बाद अपना छठा और अंतिम
तत्पुरुष समास का भेद है वो है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, में पर पे, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर पे। अब देखेंगे जलमग्न, मग्न में होता है घिरा हुआ, ठीक है। जल में मग्न होता है, जल में मग्न, ठीक है। जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है। और दूसरा जो लगभग लोगों के हैं रहता है क्या, सिर दर्द। तो सिर पर दर्द नहीं होता है, सिर पे दर्द नहीं होता है, क्या होगा, सिर में दर्द, ठीक है। तो ये है में पर पे। तो ये अपने समास जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उन भेदों का वर्णन यहाँ किया गया है। अब ये जो भेद हैं, इन भेद को आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपियों में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब अपना जो अगला समास है वो है कर्मधारय। कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य और उपमाय उपमान उपमेय जो है उनका आपस में क्या होता है, संबंध होता है। इसमें समास के पहले तथा दूसरा पद जो है, समास के परिभाषा के रूप में देखें तो क्या होगा, समास का प्रथम पद व द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद में किसका, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का जो है वह संबंध होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, केवल विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय जिसकी विशेषता की जाती है और जिससे विशेषता की जाती है, ठीक है। यह तो उपमेय और उपमान है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, ठीक है, और विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेष्य कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, और विशेषण की जो विशेषता बताता है विशेष्य है। उपमेय जिसकी उपमा की जाती है और जिससे उपमा की जाती है उपमान कहलाता है। जिसकी उपमा की जाती है उपमेय, जिससे उपमा की जाती है वो उपमान। तो अब जैसे कि हम देखते हैं, जैसे महान पुरुष, महान पुरुष। अब इसका समास विग्रह हमें करना है। क्या करेंगे, महान है जो पुरुष, ठीक है। महान है जो पुरुष, महान पुरुष। उपमेय जिसकी विशेषता की जाती है पुरुष, ठीक है, किससे की जाती है, महान से। तो उपमेय उपमेय और उपमान हो गया, विशेषण और विशेष्य हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर पूछे तो विशेषण और विशेष्य है, और उपमान और उपमेय के रूप में अगर हम देखें तो
चंद्रवदन। ठीक है, चंद्र रूपी वदन। वदन होता है मुख, चंद्र रूपी मुख। ठीक है, चंद्र रूपी मुख, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्र रूपी मुख। और महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, महापुरुष हो गए, महापुरुष, महान है जो पुरुष, चंद्रवदन, चंद्र रूपी मुख। ठीक है, अब इसमें केवल इतना ही है कि समास का प्रथम और द्वितीय पद में विशेषण और विशेषण तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अगला हमारा समास है वो है द्विगु समास। इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, परिभाषा के रूप में हम देखें तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान। प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। परिभाषा के रूप में क्या होगा कि वह समास जिसका प्रथम पद जो है संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। कैसे? जैसे कि, और इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है, इसमें समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग होता है, समूह या समाहार। जब भी हम विग्रह करेंगे तो उस विग्रह में समूह या समाहार जो शब्द है उसका प्रयोग होगा। कैसे? जैसे कि नवरत्न, नवरत्न शब्द है, इसका क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद या समासिक पद विग्रह। तो नव प्रथम पद, रत्न है द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद है संख्यावाची और रत्न दूसरा पद है प्रधान। तो नव का अर्थ होता है नो, रत्न होता है रत्नों का समूह है, नौ रत्नों का समूह है या समाहार। नौ रत्नों का समूह है या समाहार। दूसरा त्रिभुज, वही विग्रह करेंगे। त्रि होता है तीन, तीन भुजाओं का समूह है या समाहार। ठीक है, तीन भुजाओं का समूह है या समाहार। क्या हो गया? प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद संख्यावाची हो गया और द्वितीय पद हो गया इसका प्रधान। वही है, प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद प्रधान, और बीच अंत में क्या हो गया? समूह है या समाहार। ठीक है, प्रथम पद संख्यावाची हो जाएगा और द्वितीय पद जो है वो प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा द्विगु समास। उसके बाद अंतिम अपना समास आता है, वो आता है बहुब्रीहि समास।
अंतिम जो समास है वो अपनाता है बहुब्रीहि। अंतिम समास अपनाता है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है? इसमें न तो प्रथम पद न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ इसमें निकलता हो। दोनों पद जैसे कौन सा, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण हो और तीसरा ही अर्थ इसमें अगर निकलता हो तो वहां पर अपना कौन सा समास होगा? द्विगु समास। परिभाषा के रूप में अगर हम देखें, क्या लिखेंगे? जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब समझ गए होंगे। न तो प्रथम पद और न ही द्वितीय पद, न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है। क्या हो गया? जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है। न तो प्रथम पद, न ही दूसरा, न ही पूर्व पद, न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास? वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। कैसे होता है? जैसे कि हम बहुत बार सुना है शब्द हमने, कौन सा? दशानन। अब देखिएगा, अब इसका विग्रह करते हैं। पहले जो शब्द है, इस शब्द का विग्रह करते हैं। तो शब्द से क्या अलग है? दश कर दिया है, आनन, मुख। अब देखिएगा, 10 है आनन जिसके वह। ठीक है। अब प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों आ गए। दोनों आने के बाद भी हमें यह पता नहीं चलता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या निकला है। प्रथम पद का और द्वितीय पद दोनों से ही पता नहीं चलता कि इसका वास्तविक अर्थ क्या निकला है। तो जिसमें अगर तीसरा पद आ जाए और उस पद के आने के पश्चात इसका अर्थ जो है, शब्द का अर्थ हमें पता चले, समझ में आए, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो न तो प्रथम पद न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान हो, उसके आने के पश्चात जो शब्द है उसके अर्थ को हम समझ पाते हैं, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अब एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि एक शब्द आता है पीताम्बर। ठीक है। अब इस शब्द को अगर समास विग्रह करोगे तो पीत है अंबर जो, अगर इतना ही करके रखोगे तो वहां पर क्या होगा? क्रमधारय समास। और इसका पीत है अंबर अर्थात वस्त्र जिसका वह, तो इसका अर्थ होगा
विष्णु। पीत है अर्थात पीला है, अंबर होता है वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका वह, वो होगा विष्णु। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समास, 6 समास पूरे हो गए। अब इन समासों को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में उतारोगे, पढ़ोगे और इनकी तैयारियां करोगे। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, इनको उतार लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा और अच्छी तरीके से घर में तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।